एवरीवन, मैं मधु एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टडी डायरीज़ में। देखिए, हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टार्ट किए थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो पार्ट 4 में आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसमें आर्टिकल आते हैं आर्टिकल 36 to 51। ठीक है, अब देखो ये 3 मेन प्रिंसिपल्स के ऊपर ये बेस्ड हैं। डीपीएसपी फर्स्ट सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हैं, सेकेंड वन इज गांधीयन प्रिंसिपल एंड थर्ड वन इज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो मैंने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स थे वो मैंने आपको करवा दिए थे। आज हम देखने वाले हैं वो आर्टिकल जो गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, यानी कि बेसिकली ये गांधी जी की जो ड्रीम्स थी उनको फुलफिल करने के लिए ये आर्टिकल्स ऐड किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब गांधी जी के जो प्रिंसिपल थे उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए इन आर्टिकल्स को ऐड करना जो था वो ज़रूरी था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 40 से। आर्टिकल 40 बोलता है द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी टू अनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। देखो, इसमें स्टेट को बोला गया कि स्टेट स्टेप्स ले सकती है ऑर्गेनाइज करने की विलेज पंचायत्स को, और उनको नेसेसरी पावर्स भी दे सकती है, उनको अथॉरिटी दे सकती है ताकि वो फंक्शन कर पाएँ एज अ सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी। ठीक है, देखो विलेज पंचायत को जो पावर दी गई उनकी पावर्स को स्पेसिफाई किया गया। कब मैंने आर्टिकल स्केड्यूल जब आपको 11 करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1992 में और 93 में उसको इम्प्लीमेंट किया गया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिल गई विलेज पंचायत को और उनकी पावर्स को स्पेसिफाई किया गया उसके अंडर। ठीक है, तो ये कब किया गया था? जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था और कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिल गई विलेज पंचायत को। अब देखो, विलेज पंचायत की पावर्स जो हैं वो एक सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी बन गई, एक्ट करती है एज अ सेल्फ गवर्नमेंट। तो देखो, हमने 3 लिस्ट मैंने आपको बताई थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अब कॉन्करेंट लिस्ट में तो सबकी पावर्स होती हैं मतलब डिवाइड की हुई। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स होती हैं और स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट की पावर। तो देखो, विलेज पंचायत को कौन सी पावर्स दी गई? तो स्टेट लिस्ट में से कुछ पावर्स जो हैं वो विलेज पंचायत को डिवाइड की गई। ठीक है, तो यही बोला गया इस आर्टिकल में कि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनको डिफरेंट पावर्स दे सकते हैं ताकि वो एक्ट कर पाए एज अ सेल्फ गवर्नमेंट। अब आर्टिकल 43 देखते हैं। आर्टिकल 43 देखिए, देखो आर्टिकल 43 हमने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स जब किए थे तब भी मैंने आपको बताया था। तो देखो, इसके 2 पार्ट्स हैं, यानी कि इसके 2 मेन पॉइंट्स हैं। जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस था उसमें हमने बात की थी अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की। किसके डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की? वर्कर्स की डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की उसमें बात की गई थी। ठीक है, और उनको उनकी अपॉर्चुनिटीज़ की बात की गई थी। और ये जो गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है सेकेंड पॉइंट, इसमें बात की गई है प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कॉर्पोरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज। इसमें किसकी प्रमोशन की बात की गई? कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की। और इन कॉटेज इंडस्ट्रीज को चाहे कोई इंडिविजुअल की उसकी फॉर्मेशन करे, चाहे वो यानी कि म्यूचुअली लोग जो हैं मिलके वो जो हैं वो कॉर्पोरेशन की फॉर्मेशन करें। कहाँ पे? रूरल एरियाज़ में। कॉटेज इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्री? जहाँ पे ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे मैन मेड आइटम्स का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है और उसको पब्लिकली क्या किया जाता है? उन चीज़ों को बेचा जाता है। ठीक है, यानी कि एक टाइप से होम मेड प्रोडक्शन होती है मैन मेड आइटम्स की फॉर पब्लिक सेल। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए किसी को अच्छे से कुछ भी डिज़ाइन करना आता है, या मान लीजिए किसी को अच्छा अचार बनाना आता है, तो वो क्या कर सकते हैं? एक कॉर्पोरेशन की फॉर्मेशन कर सकते हैं रूरल एरियाज़ में, ताकि रूरल एरियाज़ के लोगों की ज़्यादा डेवलपमेंट हो और उनको अर्बन एरियाज़ में ना जाना पड़े काम करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 43B। तो देखिए आर्टिकल 43B क्या बोलता है? टू
promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative society। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करने की बात की गई। देखो आर्टिकल 43 में बात की गई थी कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की। अब 43B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट करने की बात की गई, ताकि और कि इसके अंदर क्या, प्रमोट वॉलेंटरी फॉर्मेशन, ताकि वॉलेंटरी फॉर्मेशन हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, अपने लेवल पे वो फॉर्मेशन करें। ऑटोनॉमस फंक्शनिंग हो, यानी कि इंडिपेंडेंट एक टाइप से फंक्शनिंग होनी चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मतलब सहकारी समितियों की, ठीक है। अब देखो अगर वो इंडिपेंडेंट काम करेगी और उनका डेमोक्रेटिक कंट्रोल होगा तो वो अपनी पॉलिसीज़ को खुद की फॉर्मेशन कर पाएगी, कोई बाहर से किसी की इंटरफेरेंस नहीं हो पाएगी, चाहे वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो, ठीक है, और इनकी अच्छे से मैनेजमेंट हो पाएगी, ठीक है। तो इसमें यही बात की गई कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो सहकारी समितियां होती हैं उनकी वॉलंटरी फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि वो एज अ इंडिपेंडेंट बॉडी एक्ट करें, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 46। तो आर्टिकल 46 बोलता है प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC, STs एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इंजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। देखो इसमें सिंपल बात की गई कि जितने भी जो SC, ST हैं और वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनको प्रमोट किया जाए, उनकी एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, ठीक है, और उनके साथ इंजस्टिस ना हो और उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इससे भी उनको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसी से इनके लिए रिजर्वेशंस दी गई हैं, वीकर सेक्शंस को बहुत बेनिफिट्स दिए गए हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या उनको अगर कोई वीकर सेक्शन है तो उनको BPL कैटेगरी में डाला जाता है, ठीक है, उनको फूड में भी बहुत फ़ायदे दिए जाते हैं बाय गवर्नमेंट। तो इसमें इन्हीं वीकर सेक्शंस की बात की गई उनकी प्रमोट करने की, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 देखो हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में, तो एक पार्ट जो था वो इसका सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड था, जिसमें बात की गई थी पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने की, न्यूट्रिशन के लेवल को रेज करने की। अब देखो पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन का लेवल इंक्रीज तब होगा जब इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स को क्या किया जाएगा, प्रोहिबिट किया जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट, ये गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड है, इसलिए इसका सेकंड पार्ट जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल में ऐड किया गया आर्टिकल 47 का, टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। अब स्टेट जो है इस पर एक्शन ले सकती है कि कौन से ड्रिंक को, कौन सी ड्रग्स को उनको बैन करना है, प्रोहिबिट करना है। तो देखो बहुत सारे ड्रग्स को बैन कर रखा है इंडिया में, और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को भी बैन कर सकती है। अब जैसे अल्कोहल हो गया तो इसको अभी बैन नहीं कर रखा क्योंकि गवर्नमेंट को ज़्यादा फ़ायदा होता है अल्कोहल से, लेकिन कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, ड्रिंक्स हैं जिनको बैन कर सकती है स्टेट। अब स्टेट चाहे तो कर सकती है, अगर स्टेट ना चाहे तब भी हम कोर्ट तो नहीं जा सकते इस केस में। अब देखिए हमारा लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल 48, जो कि गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड लास्ट आर्टिकल है, और इसमें बात की गई प्रोहिबिट दी स्लॉटर ऑफ काउज, काब्स एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट कैटल एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। सिंपल इस आर्टिकल का मतलब ये है कि कृषि यानी कि एग्रीकल्चर और पशुपालन को बढ़ावा देना, इसमें इसकी बात की गई ताकि इस चीज़ को इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है। तो इसमें सिर्फ काउज को मारने से नहीं प्रोहिबिट किया गया इस आर्टिकल के अंदर, बल्कि वो सभी एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई जिनसे हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी टाइप का डोमेस्टिक एनिमल हो। अब ऐसे एनिमल जिनसे हमें मिल्क हम यूज़ करते हैं, जिनका मिल्क हम यूज़ करते हैं, उनको भी क्या किया जाए, उनका स्लॉटर यानी कि उनको मारने, किल ना किया जाए, उससे प्रोहिबिट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स ले सकती है। ड्रॉट कैटल्स यानी कि ऐसे जैसे बैल हो गए, तो बैल खेतों में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जो फार्मर्स होते हैं तो वो कैटल का यूज़ करते हैं अपने खेतों में, ठीक है। तो ऐसे एनिमल जिनसे हम कोई ना कोई फ़ायदा ले रहे हैं, उनकी ब्रीड्स को इम्प्रूव करने की भी बात की गई आर्टिकल 48 में। अब उनकी ब्रीड्स को अगर इम्प्रूव किया जाएगा तो जितने भी फार्मर्स हैं वो उनको क्या पशुपालन
जो है वो मतलब इंक्रीज़ होगा इंडिया में, ठीक है। अब ये आर्टिकल इसलिए ऐड किया गया था क्योंकि जब 1947 में जब हमारा कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी, उसके बाद क्या था, रूरल एरियाज़ ज़्यादा थे। अब रूरल एरियाज़ ज़्यादा थे तो फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा, ऑब्वियस ही बात है, पशु लोग ज़्यादा रखेंगे अपने घरों में। तो इसलिए इस आर्टिकल को ऐड किया गया था, क्योंकि उस टाइम पे अर्बन एरियाज़ इतने ज़्यादा नहीं थे, उस टाइम रूरल एरियाज़ ज़्यादा थे। तो अगर आप एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रमोट करोगे तो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी कंट्री में, ठीक है। तो इसलिए इस आर्टिकल को ऐड किया गया। अब हमने गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड 6 आर्टिकल कर लिए हैं कंप्लीट। आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43B, आर्टिकल 46, 47 एंड 48। तो ये 6 आर्टिकल जो थे वो गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड थे। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो जो है वो मेरा अच्छा लगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।